कार्यक्रम है उसके लिए सारे हॉस्पिटल को आपने एम्स को बंद करवा दिया, जो देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपने राम मनोहर लोहिया अस्पताल को बंद करवा दिया। आप देश के अंदर सारे जगह से अयोध्या के लिए ज़बरदस्ती ट्रेन चलवा रहे हैं, बस चलवा रहे हैं, हवाई जहाज़ चलवा रहे हैं। तो ये जो इतना तामझाम है, इतना सरकार अगर फोकस काम पे करती तो हम लोग तो हिंदुस्तान में मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। देश के अंदर मजाक चल रहा है और ये चल ही रहा है। और ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि टोटल मीडिया मैनेजमेंट, जितने बड़े मीडिया चैनल हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया चैनल हैं, कहीं कोई असहमति का एक आवाज़ नहीं है। बताइए कि आउटसोर्सिंग से जब बहाली ही हो रहा है तो ये यहीं पर जैसे ही आपने कहा आउटसोर्सिंग, अच्छा दूसरी सबसे पहली बात कि आउटसोर्सिंग में किसी खास कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर, माने ठेका? जी, क्या उसके लिए कोई टेंडर हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने बड़े ही दबेपाव 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दी, लेकिन फेरबदल के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, अटकलें लगाई जा रही है और ख़ास करके जो बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे आज ये है कि आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरे पटना में भी जगह जगह देख रहे हैं कि प्रोसेशन निकाले गए, झंडे लगाए गए, क्या कहेंगे आप इस पर? हम तो इसको दुर्भाग्य कहते हैं कि एक धार्मिक कार्यक्रम को पूरा सत्ता का जितना तंत्र है उसके इस्तेमाल से जनता की गाढ़ी कमाई लगा करके एक धार्मिक कार्यक्रम को जिस तरीके से राजनीतिक बना दिया गया और सनातन करते हुए सनातन धर्म के जो रक्षक थे उन लोगों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला करके पूरा मोदीमय जिस तरह से कार्यक्रम किया गया, वो इस देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। एक कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम, उसको धार्मिक रहने देना चाहिए था। उसमें भाजपा, उसमें आरएसएस, उसमें विश्व हिंदू परिषद इतना ज़्यादा कर दिया गया कि वो एक धार्मिक कार्यक्रम आज के समय में नहीं रहा। बाकी जो पूरा इतिहास रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन का, उसको तो सब लोग जानते हैं। उसमें तो हम लोग तो कभी सहमत नहीं थे कि भाई किसी मस्जिद को ढहा दिया जाए, उसके जगह पर भी मंदिर बनेगा। मंदिर तो अभी उस जगह पे बना भी नहीं, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर के दायरे पर बना। तो जब मंदिर बनने का आपका जगह तय था, यहीं आपको बनाना था, तो 3 किलोमीटर बगल का मस्जिद ढाने का कोई ज़रूरत नहीं था। बहरहाल सरकार करवा रही है उसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात आज देख रहे हैं हम कि हमारे इलाके से कुछ लोग गए हैं दिल्ली, कैंसर के पेशेंट हैं, दिल्ली में उनको एम्स में इलाज करवाना है, सुबह पहुँच गए हैं वो। अब वो आज ओपीडी बंद है, उन्होंने फ़ोन किया कि ओपीडी तो बंद है भैया। हमें भी याद आया कि सही बात है कि सारे हॉस्पिटल को बंद करवा दिया गया है। तो कोई एक कार्यक्रम है उसके लिए सारे हॉस्पिटल को, आपने एम्स को बंद करवा दिया, जो देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपने राम मनोहर लोहिया अस्पताल को बंद करवा दिया। आप देश के अंदर सारे जगह से अयोध्या के लिए ज़बरदस्ती ट्रेन चलवा रहे हैं, बस चलवा रहे हैं, हवाई जहाज़ चलवा रहे हैं। तो ये जो इतना तामझाम है, इतना सरकार अगर फोकस काम पे करती तो हम लोग तो हिंदुस्तान में मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। लेकिन ये सरकार तो कर्म नहीं कर रही है, सिर्फ पूजा पे लगी हुई है, और वो पूजा भी सिर्फ दिखावे वाला पूजा है। तो उससे क्या निकल के आएगा? अगर मोदी सरकार को लगता था कि भाई हमने देश के अंदर बहुत विकास किया, तो विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ना चाहिए इनको। अब ये पूरी सरकार लगी हुई है कि हम नहीं, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। तो जनता को राम मंदिर एक आस्था का सवाल है, और धर्म क्या होता है? किसी की आस्था है हमारा आत्मा परमात्मा से मिलेगा। जी। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में मोदी जी क्यों आ जाएंगे या बीजेपी क्यों आ जाएगी? और आत्मा परमात्मा का है तो सबका अपना अपना राम है। कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है, अलग अलग भगवान सबके हैं। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। आज हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है पोस्ट कि भाई बीजेपी के लोग चढ़ करके एक चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगा रहे हैं। तो जब झंडा चर्च के ऊपर लगाना था तो मंदिर क्यों बनाया? मंदिर पे चर्च अपना झंडा लगाइए। लेकिन ये है कि देश के अंदर उन्माद पैदा करना। राम मंदिर तो एक दिखावे का चीज़ है, असल मकसद इनका एक उन्माद पैदा कर देना है। असल मकसद है कि मुसलमानों को डरा के रखना है, जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं सबको डरा करके रखना है।
यही चल रहा है बिहार के अंदर, देश के अंदर। आपको ये लग रहा है संदीप जी कि ये पूरी तरह से जो आस्था और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का मसला नहीं है, ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है? एकदम 100% शुद्ध रूप से चुनावी स्टंट। और भारत का जो संविधान कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष होगा। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है तो उसने भी धर्मनिरपेक्षता का एक सर्टिफिकेट जमा किया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो भाजपा भी उस लिहाज से की होगी। तो देश का प्रधानमंत्री संसद में जाकर के जब शपथ लिए होंगे तो संविधान का लिए होंगे। तो आप सब जगह धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, और पूरा मशीनरी जो सरकार का है, तंत्र जो पूरा है, सबका आपने इस्तेमाल कर दिया एक धर्म के प्रचार के लिए। यानी आप स्थापित कर रहे हैं कि भाई भारत जो है वो मंदिरों का सरकार होगा, राम मंदिर की सरकार है, सरकार जो है वो राम मंदिर है। एक समय था देश के अंदर जब सरकारी कार्यालयों के अंदर कोई धार्मिक मूर्ति नहीं लगती थी, कोई धार्मिक पोस्टर नहीं लगता था, बैनर नहीं लगता था, कैलेंडर नहीं टंगता था। आज आपने प्रतीक बना दिया है कि भाई प्रधानमंत्री जो हैं वो 11 दिन जाकर के वहाँ व्रत करेंगे, दुनिया भर के मंदिरों में घूमेंगे, योगी का कपड़ा पहन के टहलते रहेंगे। देश के अंदर मजाक चल रहा है, और ये चल ही रहा है। और ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि टोटल मीडिया मैनेजमेंट, जितने बड़े मीडिया चैनल हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया चैनल हैं, कहीं कोई असहमति का एक आवाज़ नहीं है। अभी आप देखिए कि रेलवे के अंदर 5 साल से लोको पायलट की बहाली नहीं आई, लाखों पद खाली हैं, इतना रेलवे का दुर्घटना हो रहा है, रेलवे का एक्सीडेंट हो रहा है, रेलवे के बड़े स्टाफ कर्मचारी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। 5 साल में लाखों पद जब खाली हैं, तो मोदी सरकार ने जो बहाली निकाला है परसों, 5600 पद दे रहे हैं आप, मात्र 5600 पद। जो रेलवे 1 साल में 1.25 लाख पोस्ट पे बहाली निकालता था, अब 5 साल में 5600 पोस्ट दे रहे हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब मीडिया को लगा दिया कि राम के मंदिर, राम है, सबके लिए राम है, राम ही राम चल रहा है सब। तो असल में इस पूरे आयोजन के पीछे जो असल मुद्दे युवाओं के हैं, जो देश के किसानों के हैं, महिलाओं के सवाल है, उसको दबाया जा रहा है। महिलाओं का बलात्कार और उनकी हत्या के जुर्म में जो राम रहीम जेल में था, अब देखिए 50 दिन का पैरोल उसको मिल जा रहा है। किस लिए? कि हरियाणा का वोट चाहिए इनको, राजस्थान का इनको वोट चाहिए। तो वहाँ का एक संत, तथाकथित संत है, उसने अपने साध्वियों के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या करवाई, साबित हो चुका है, वो जेल में चला गया। बिल्कुल। और उसको आप बेल पर देते रहे, उसको कहीं मीडिया में नहीं आ रहा है। जी संदीप जी, इसी पाखंड का विरोध करने, मनुवाद का विरोध करने पे आज जो है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है शिक्षा विभाग से हट करके आ गए हैं गन्ना विकास विभाग में। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं प्रभावित हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल इस तरह के मनुवाद का विरोध करने के लिए ही उनको हटाया गया है। ये सरकार का अपना एक प्रयोग हो सकता है। सब लोग जानते हैं कि पहले जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव में और माननीय मंत्री जी में संबंध उतना बढ़िया नहीं रहा, और नहीं रहा तो उनकी तो कोई आपस की लड़ाई नहीं थी, कुछ सैद्धांतिक मसले थे जो फंसे हुए थे। सैद्धांतिक मसला था, जैसे शिक्षा मंत्री का कहना था कि आप कोई निर्णय ले तो हमसे बात करें, हमसे भी होकर के फाइलें गुजरे, अगर कोई मसला कैबिनेट तक जाता है तो हमसे बात करके जाए। अब ये अगर कोई अधिकारी तय कर ले कि नहीं हम बाईपास करके जाएंगे, तो उनका अपना फैसला है। सरकार को इसको तय करना है कि इस तरह का संकट पैदा होगा तो आपको क्या करना है। तो ये सरकार का आपसी मैटर है। सैद्धांतिक मसला है, लेकिन कहा जाता है कि के पाठक को जिस तरह से मीडिया और कुछ लोग महिमा मंडित करते हैं, लेकिन के पाठक इससे पहले खनन विभाग में थे, मद निषेध विभाग में थे। बिहार में शराबबंदी है और शराब चल रहा है, उसी तरह से बालू और दूसरे जो ये चल रहे हैं। तो फिर ये सफल कहाँ हैं? शिक्षा विभाग में आए हैं तो अब कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग का भी वही हाल होना है। शराबबंदी कानून जो आप कह रहे हैं, शराबबंदी ऐसा कानून है जो लागू नहीं हो सकता है। आप पूरे बिहार के चारों तरफ चीन का दरवाज़ा, अगर चीन का दीवार खड़ा कर देंगे तो शराब सिर्फ सप्लाई का मसला तो है नहीं। हम अपने किचन में कुकर में गैस शराब बना सकते हैं, बनाता है लोग। जी। तो कैसे आप बैन करेंगे? वो एक बड़े हिस्से का वो कल्चर में घुसा हुआ है। तो बहरहाल उसके बाद जो उस कानून के आने के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई, हमने तो कभी उसको ठीक नहीं कहा। जी। शराबबंदी के नाम पे जिस तरह से सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को, दलितों को, खास करके मुसहर समुदाय के लोगों को
एक तरह का आप कहिए कि संभावित अपराधी बना करके ट्रीट किया गया। लोगों के मुसहरी में जब कोई पुलिस की गाड़ी जाती है तो भगदड़ मच जाता है। मुसहरी के लोगों का आरोप रहता है कि हमारे घर से मुर्गियां चोरी हो जा रही है, अंडे लोग ले के चले जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बाकी शिक्षा विभाग में बाकी शिक्षा विभाग में जब ये आए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधार है, तो हम तो कह रहे हैं कि सुधार नापने का जो पैमाना होगा वो ये होना चाहिए कि आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है क्या जिससे शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर रिजल्ट आया है। उसमें अगर देखा जाए तो जो टीचर का टाइमिंग है, माने टीचर को रेगुलर पहुंच रहे हैं, बच्चे रेगुलर पहुंच रहे हैं, वो पहले से बना हुआ नियम है, आपने उसका पालन करवाने की तरफ ध्यान दिया, वो ठीक बात है। लेकिन आपने जितने अपनी पॉलिसी बनाई, जैसे 9 to 5 टीचर का टाइमिंग गलत है, हमारे अनुसार गलत नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत बच्चों को कितनी देर स्कूल में पढ़ना चाहिए, इसका जो प्रावधान है उसके तहत वो गलत है। आपने कहा कि गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल जाना पड़ेगा, हर दिन स्कूल जाना पड़ेगा, 1 जनवरी को भी स्कूल जाना पड़ेगा। टीचर को आप डरा रहे हैं। आपने कह दिया कि कोई टीचर सरकार के खिलाफ सोच भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, किसी संगठन से नहीं जुड़ सकता है। गलत है। ये संविधान के एक धारा का उल्लंघन है। वहाँ पे सबको छूट है कि हम यूनियनाइज हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, वो गलत है। आपने कह दिया कि बिहार के सारे स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग एजेंसियों से हम बहाली कराएंगे, भयानक गलत है। न केवल गलत है बल्कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहाँ बह रही है। तो जो नए फैसले लिए के पाठक ने, उसमें एक भी फैसला हमें ठीक नहीं लगा। हाँ, जो पुराने नियम हैं बने हुए, जी वो तो नियम है ही कि भाई टीचर को हर दिन स्कूल जाना है। ये तो नियम है कि 75% अटेंडेंस बच्चों का चाहिए, आज से नियम नहीं है, पहले से है। आपने इसको लागू करवाने की कोशिश की, ठीक था, कोई भी अधिकारी कर सकता था। लेकिन जब नए फैसले इनकी तरफ से आ रहे हैं तो सारे फैसले में, अधिकांश फैसलों में मुझे लग रहा है कि गड़बड़ी है। जिस तरह से आपने बोला कि मतलब आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, तो क्या आपने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है? तो जहाँ तक हम जानते हैं कि मतलब गेस्ट टीचर और जो प्यून होते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर टीचर होते हैं, इन सब की बहाली अब जो है आउटसोर्सिंग के जरिए होगी। तो इसमें भ्रष्टाचार की बू कहाँ से आ रही है आपको? अब आप बताइए कि आउटसोर्सिंग से जब बहाली ही हो रहा है तो ये यहीं पर, जैसे ही आपने कहा आउटसोर्सिंग, अच्छा, दूसरी सबसे पहली बात कि आउटसोर्सिंग में किसी खास कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर, माने ठेका? जी क्या उसके लिए कोई टेंडर हुआ था? टेंडर होता है, उसमें बोली लगती है, जो कहता है कि हम कम पैसे में करवा देंगे अच्छा काम, उसको मिलता है ठेका, यही नियम है। क्या शिक्षा विभाग ने टेंडर निकाला था? कोई नहीं। सर्कुलर में जारी हुआ कि ये 4 कंपनियां हैं, बिहार के सारे कॉलेजों को इन्हीं से गेस्ट टीचर लेना होगा, यही था। जिला वाइज ठेका कंपनियों को दिया गया कि फलाने जिला के सारे जो बहालियां होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग सारे, वो फलाना कंपनी करेगा। कहाँ इसका टेंडर कोई हुआ? तो बगैर टेंडर के अगर किसी को आप ठेका दे रहे हैं तो पहली तो भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो गई। उसके बाद आपने कोई आरक्षण रोस्टर नहीं पालन करने का निर्णय लिया, उसमें कहीं कोई आरक्षण नहीं है, वहाँ गड़बड़ी है। उसके बाद कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अभी तक जितने गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होती थी कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय का बोर्ड अपना करता था, उसमें यूजीसी के जो मापदंड है उसका पालन होता था। जैसे मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी नेट होना चाहिए, कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस हो, कुछ पब्लिकेशन हो, तो इन सबको मिला करके गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट होता था। लोग इंटरव्यू में आए, बैठे, बोले। अब हो रहा है कि विकास ट्रेडर्स जो एक कंपनी है, जो अभी तक ईंट बालू और छड़ की सप्लाई करती थी, वो सीधे भेजेगी कि फलाना आदमी जो है, ये जो पंकज कुमार हैं, ये आपके यहाँ पढ़ाएंगे फिजिक्स, आपको लेना पड़ेगा। तो ये जब करना है तो यूजीसी के नियामकों का क्या होगा? अब बिहार में जो बिहार विश्वविद्यालय चयन आयोग बना, वो क्या करेगा? तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी अगर नहीं होती तो हमने पिछले बार बिहार विधानसभा में सत्र में सवाल पूछा था, उसका जवाब हमें नहीं, आज तक नहीं मिला है। सवाल स्वीकृत है जी, सवाल रिजेक्ट नहीं हुआ है, सवाल एक्सेप्टेड है, रिजल्ट उसका रिटर्न में हमको आंसर नहीं मिला है, यही है। तो गड़बड़ियाँ तो इसमें बड़े पैमाने पर है आउटसोर्सिंग एजेंसी। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। तो ये थे माले विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने बताया कि के पाठक भले ही लौट आए हैं, लेकिन उनके लौटने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे भ्रष्टाचार की बू आनी शुरू हो गई है।
योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।